गुड इवनिंग दोस्तों। न्यू प्रेपिल क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज जीएस के एक बड़े ही महत्वपूर्ण सेगमेंट की चर्चा करने जा रहे हैं और जो सेगमेंट है भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो सेगमेंट है भारत का संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैं जिस टॉपिक को सबसे पहले आपके सामने डिस्कस करूंगा वो टॉपिक है भारत के संविधान की प्रस्तावना या भारत के संविधान की उद्देशिका। इसको दो अलग अलग शब्दों से प्रयोग किया जाता है, या तो उद्देशिका शब्द का प्रयोग कर लीजिए या प्रस्तावना शब्द का प्रयोग कर लीजिए। और इंग्लिश में इन दोनों के लिए एक ही शब्द चलता है, प्रीएम्बल। इसको क्या कहा जाता है? प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है दोस्तों। और अगर आप पॉलिटी की बात करें, अगर आप भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करें, भारतीय संविधान की बात करें, तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होते होंगे, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, चाहे वो लोअर पीसीएस का पेपर हो, चाहे वो एसएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं हो, चाहे उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एससी जो कमीशन है उसके द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं हैं, जीएस के सभी सेगमेंट्स में पॉलिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही डिसाइडिंग सेगमेंट है, जो सफलता पाने में, जो आपके रास्ते हैं उस रास्ते को तय करने में आपके लिए बहुत आसानी उपलब्ध करा देता है। इस प्रकार का एक महत्वपूर्ण सेगमेंट ये है। तो आइए हम लोग अपनी चर्चा शुरू करते हैं और संविधान के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करते हैं, जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल या प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, सबसे पहली जो बात हमें इसके बारे में याद रखनी है कि प्रस्तावना सबसे पहली बार ली गई है अमेरिकी संविधान से। कहां से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। पूरी दुनिया में प्रीएम्बल लिखने की जो सबसे पहली परंपरा रही वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू हुई। अमेरिका ने पहली बार अपने संविधान में संविधान निर्मित हो जाने के बाद उसके सबसे पहले पर प्रीएम्बल लिखने की परंपरा को शुरू किया, उसको प्रारंभ किया। और अमेरिका के बाद दुनिया के अलग अलग देशों ने इस व्यवस्था को अपनाया और इस व्यवस्था में भारत भी शामिल था। और हमने भी जब अपना संविधान निर्मित किया, हमारे संविधान सभा के द्वारा जब भारत के संविधान का निर्माण किया गया, तो हमने अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह प्रीएम्बल को अपने संविधान के सबसे पहले मुख्य पृष्ठ पर हमने उसको छापने की कोशिश की, हमने उसको छापा। और इसलिए छापा गया क्योंकि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन का जिस प्रकार से उद्देश्य बताया गया, ठीक उसी प्रकार भारत के संविधान का भी उद्देश्य बताने के लिए उद्देशिका को संविधान के सबसे पहले पृष्ठ पर स्थान दिया गया। दोस्तों, एक बात आप समझिए कि जिस प्रकार कोई कानून बनाने से पहले, कोई भी कानून का निर्माण करने से पहले आप उसके ऑब्जेक्टिव या उसके उद्देश्य की चर्चा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से संविधान के निर्माण से पहले अगर संविधान के उद्देश्यों की बात की जाए, तो अगर हम संविधान की प्रस्तावना या संविधान की उद्देशिका को पढ़ते हैं तो हमें भारतीय संविधान का उद्देश्य पता चल जाता है, भारतीय संविधान का दर्शन पता चल जाता है, हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी के बारे में पता चल जाता है। तो जो दो तीन सामान्य बातें हमें इसके बारे में ध्यान रखनी है, वो सबसे पहली बात यह है कि उद्देशिका सर्वप्रथम अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पूरी दुनिया में लाई गई। दूसरी बात, इसे भारतीय संविधान का दर्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का दर्शन कहा जाता है। फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का दर्शन कहा जाता है। ये दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है। अगर कोई आपसे पूछे कि भारत के संविधान का दर्शन संविधान के किस हिस्से को कहा जाता है, तो संविधान की उद्देशिका को भारतीय संविधान का दर्शन कहा जाता है। तीसरी बात जो आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है, एक बहुत ही मशहूर
संविधानविद हैं भारत में जिनका नाम है नानी पालकीवाला। क्या नाम है? ये नाम है उनका, नानी पालकीवाला। इन्होंने उद्देशिका को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा था। क्या कहा था? अगर आपसे कोई ये प्रश्न करे कि भारतीय संविधान का परिचय पत्र उद्देशिका को किसने कहा, तो उसका उत्तर हो जाएगा नानी पालकीवाला, जो मुंबई के रहने वाले थे और बहुत बड़े संविधान विशेषज्ञ थे। भारत के संविधान के बारे में बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं, बहुत सारी किताबें लिखी हैं। और एक बात जो आपको ध्यान रखनी है उद्देशिका के बारे में, कि उद्देशिका संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित रूप है। अगर आपसे कोई पूछे कि भारतीय संविधान की जो उद्देशिका या प्रस्तावना है ये कहाँ से ली गई है, तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा भारत की संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, इसी उद्देश्य प्रस्ताव के संशोधित रूप से हमने अपने संविधान की प्रस्तावना को निर्मित किया था। और यह उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। 13 प्रस्तुत किया गया। और किसने प्रस्तुत किया? तो नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आप इस वीडियो को देखते समय अपना कॉपी और अपनी पेन लेकर के बैठें। जिस तरह से मैं लिखता चल रहा हूं, इस तरह से ये सारी इंफॉर्मेशन को आप नोट करते चलिए। ये आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं में आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अगर आपके लिए महत्वपूर्ण साबित नहीं होगा तो फिर आप मुझसे कहिएगा। ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा यहां से प्रश्न बनाए जाते हैं। उद्देश्य जब भी किसी प्रकार का प्रश्न बनता है तो उद्देशिका के बारे में ये 3-4 इंफॉर्मेशन आपको जरूर पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। दुनिया में पहली बार अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में उद्देशिका लिखने की व्यवस्था शुरू की गई। दूसरी बात आपको पता चल गया कि ये भारतीय संविधान का दर्शन कहा जाता है इसको। तीसरी बात आपको पता चल गई कि नानी पालकीवाला ने भारतीय संविधान का परिचय पत्र इसको कहा था। आइडेंटिटी कार्ड कहा इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। क्या कहा? आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान का परिचय पत्र है। अगर आप जिस प्रकार से परिचय पत्र लेकर जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप जब कोचिंग क्लासेस के लिए आते हैं और न्यू प्रेपवेल क्लास में आप एडमिशन करा लेते हैं और आपको एक आइडेंटिटी कार्ड दे दिया जाता है, तो जब आप आइडेंटिटी कार्ड बाहर किसी को भी दिखाएंगे तो उसको ये पता चल जाएगा कि आप फलां कोचिंग संस्थान के स्टूडेंट हैं, आप वहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से बच्चों ध्यान दीजिए, अगर किसी को भारत के संविधान को पढ़ने का समय ना हो, किसी के पास इतना समय ना हो कि वो भारत के पूरे संविधान को पढ़ पाए, लेकिन अगर उसने मात्र उद्देशिका का अध्ययन कर लिया, केवल उद्देशिका को पढ़ लिया, तो उसे भारतीय संविधान की सभी चीजों के बारे में एक ठीक ठाक जो अंदाजा है, ठीक ठाक जो उसकी समझ है, वो संविधान को लेकर के उसकी समझ विकसित हो जाएगी कि भारत के संविधान में फलां 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 चीजें दी गई होंगी। इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप टॉपिक को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान दीजिए। ये चारों इंफॉर्मेशन आप नोट कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। और जो दूसरी चीज हम लोगों को डिस्कस करनी है इसमें, वो ये है कि प्रस्तावना के या उद्देशिका के तत्व क्या क्या हैं। सबसे पहली बात, हमने उद्देशिका के बारे में सामान्य इंफॉर्मेशन समझी। अब दूसरी बात, हम प्रस्तावना के तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे कि अगर हम भारत के संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन करते हैं तो हमें क्या क्या बातें पता चलती हैं, हमें किन किन चीजों की जानकारी मिलती है ये भारत के संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन करने से। तो सबसे पहली चीज हमें पता चलती है समस्त शक्तियों का स्रोत। क्या पता चलता है? समस्त शक्तियों का
स्रोत, ये पता चलता है हमें। और अगर आप भारत के संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो भारत के संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत होती है 3 शब्दों से, जिसे कहा गया है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और उसके बाद उनके बीच देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज 26 नवंबर 1949 को इस संविधान सभा में संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। तो अगर आप भारत के संविधान की प्रस्तावना के शुरुआती 3 शब्दों को देखें और अंतिम 3 शब्दों को पढ़ें, जो कहा गया है कि अंगीकृत करते हैं, दूसरा कहा गया है अधिनियमित करते हैं और तीसरा कहा गया है आत्मार्पित करते हैं। तीसरा क्या कहा गया है? आत्मार्पित करते हैं। अगर आप संविधान की प्रस्तावना की पूरी भाषा पढ़ें तो आपकी शुरुआत में 3 शब्द मिलते हैं, हम भारत के लोग, और अंतिम 3 शब्द मिलते हैं, अंगीकृत करना, अधिनियमित करना और आत्मार्पित करना। अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। अधिनियमित का मतलब होता है बनाना और आत्मार्पित का मतलब होता है स्वयं को अर्पित करना। तो हमने या भारत के लोगों ने इस संविधान को बनाया है और इसको स्वीकार किया है और इसको स्वयं को अर्पित कर दिया है। तो अगर आप प्रस्तावना के शुरुआती 3 शब्द और अंतिम 3 शब्द पढ़ेंगे बच्चों, तो आपको एक चीज स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाएगी कि भारत में समस्त शक्तियों का जो स्रोत है वो कौन है? वो भारत की जनता है या भारत के लोग हैं। क्योंकि संविधान का निर्माण भी हम ही ने किया है, संविधान को अंगीकृत भी हम ही कर रहे हैं, संविधान को अधिनियमित भी हम ही कर रहे हैं और संविधान को आत्मार्पित भी हम ही कर रहे हैं। भले ही अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से अंतिम शक्ति किसके अंदर निहित है? भारत के लोगों या भारत की जनता के अंदर। तो उद्देशिका का जो सबसे पहला तत्व है, भारत में समस्त शक्तियों का स्रोत कौन होगा? भारत की जनता होगी। क्लियर है? स्पष्ट होना चाहिए आपको। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा, अपने कमेंट को, अपने डाउट को वहां कमेंट के रूप में लिखिएगा और मैं उसका पूरा समय मिलने पर और समय निकाल करके उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो पहली बात आपको यह पता चल गई प्रस्तावना के तत्वों में कि भारत में समस्त शक्तियों का स्रोत कौन है? तो भारत के लोग हैं या भारत की जनता है। क्लियर है ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात जो हमें पता चलती है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं पॉइंट नंबर 2 के रूप में। अगर आप उद्देशिका का अध्ययन करते हैं तो आपको जो दूसरी बात पता चलती है वो है संविधान लागू होने की तिथि। संविधान लागू होने की तारीख या तिथि का पता चलता है। संविधान के अंतिम कुछ शब्दों में लिखा है कि आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को। तो संविधान लागू होने की तिथि क्या हो जाएगी? 26 नवंबर 1949 हो जाएगी।
ये संविधान के लागू किए जाने की तिथि है, संविधान के लागू किए जाने की डेट है। ये दो बातें एलिमेंट्स के रूप में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के तत्वों के रूप में हमें प्रस्तावना का अध्ययन करने से पता चलती है। आइए तीसरी बात की तरफ चलते हैं। तीसरी बात हमें क्या पता चलती है कि भारत में राज्य का स्वरूप कैसा होगा। भारत में राज्य का स्वरूप कैसा होगा, यह तीसरी बात हमें उद्देशिका का अध्ययन करने पर पता चलती है। और राज्य के स्वरूप से मतलब क्या है कि अगर आप उद्देशिका को पढ़ना शुरू करिए, हम भारत के लोग भारत को एक क्या बनाना चाहते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। सबसे पहला शब्द क्या आ गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो है वो क्या हो जाएगा, राज्य का स्वरूप हो जाएगा कि जो भारत का राज्य है, जो भारत की सरकार है, वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगी, किसी भी आंतरिक या बाहरी शक्ति के दबाव में किसी प्रकार के निर्णय नहीं लेगी। पहली बात, मैं चूंकि 1 2 3 कर दिया है इसलिए अब मैं ABCD लिख दे रहा हूं। बी है, क्या पता चलता है आपको, हम भारत के लोग, बार बार प्रस्तावना को पढ़िए, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा समाजवादी, क्या बनाना चाहते हैं, समाजवादी। तीसरा क्या बनाना चाहते हैं, पंथ निरपेक्ष। चौथा हम लोग क्या बनाना चाहते हैं, लोकतंत्रात्मक। और अंतिम क्या बनाना चाहते हैं, गणराज्य या गणतंत्र, गणराज्य या गणतंत्र। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि भारत की जो राज्य व्यवस्था है, भारत की जो सरकार है या भारत में जो स्टेट है, इसको इंग्लिश में कहते हैं, आपको नेचर ऑफ स्टेट पता चलता है। राज्य के स्वरूप की इंग्लिश क्या होगी कि आपको नेचर ऑफ स्टेट मालूम चलता है प्रस्तावना के कुछ शब्दों को पढ़ने के बाद। इनमें से 5 शब्द कौन कौन से हैं, सबसे पहला शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा शब्द है समाजवादी, दूसरा शब्द है समाजवादी, तीसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष, चौथा शब्द है लोकतंत्रात्मक और पांचवा शब्द है गणराज्य या गणतंत्र। और इन शब्दों को पढ़ने के बाद आपको क्या पता चल रहा है, भारत की राज्य व्यवस्था का स्वरूप पता चलता है या भारत की सरकार का स्वरूप पता चलता है। अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो उद्देशिका का तीसरा तत्व क्या है कि हमें उद्देशिका के अध्ययन से भारत की सरकार का स्वरूप पता चलता है। और स्वरूप कैसा होगा, हमारी सरकार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगी, हमारी सरकार समाजवादी नेचर की होगी, हम समाजवाद के मूल्यों को भारत में स्थापित करने का प्रयास करेंगे, हमारी सरकार सेकुलर होगी, पंथ निरपेक्ष होगी, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और राज्य आवश्यकता पड़ने पर सभी धर्मों को बराबर मात्रा में प्रश्रय देता रहेगा। हम अपने यहां सरकार को लोकतंत्रात्मक तरीके से चुनेंगे और लोकतंत्रात्मक तरीके से चुने जाने का मतलब क्या होता है कि भारत में चुनने की शक्ति जो है वो जनता के अंदर निहित होगी और जनता अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने का काम करेगी। और पांचवी और अंतिम जो विशेषता या जो पांचवा और अंतिम सरकार का स्वरूप होगा वो क्या होगा, हमारी सरकार गणराज्य या गणतंत्र होगी, अर्थात हम राष्ट्र के सबसे उच्च पद पर आसीन व्यक्ति को चुनाव के द्वारा निर्वाचित करेंगे। हमारे यहां वंश परंपरा के आधार पर किसी को भी राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर स्थापित होने का अवसर नहीं मिलेगा। आइए चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। चौथा पॉइंट कहता है, चौथा तत्व क्या है कि हमें जो राज्य है उसका क्या पता चलता है, उद्देश्य पता चलता है। अगर हम उद्देशिका का अध्ययन करें तो उद्देशिका के अध्ययन से जो चौथा तत्व हमें पता चलता है उससे हमें यह पता चल रहा है कि भारत की जो सरकार है, इस सरकार का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, सरकार किस तरह के मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास करेगी, सरकार किस तरह के मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास करेगी, सरकार भारत के नागरिकों को
कौन कौन से मूल्यों को देने का प्रयास करेगी? तो इसमें आइए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली बात, न्याय का दर्शन। क्या पता चलता है हमें कि सरकार जो है वो न्याय सुनिश्चित करेगी। और न्याय कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस shall be ensured by the state और by the government of भारत। भारत की सरकार अपने राज्य के नागरिकों को, अपने देश के नागरिकों को न्याय प्रदान करेगी। और वो न्याय किस किस रूप में होगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। दूसरी चीज क्या स्थापित किया जाएगा उद्देश्य के रूप में? जो उद्देशिका का अध्ययन करने से हमें पता चलता है वो ये है कि हम समता या समानता स्थापित करेंगे। समता या समानता स्थापित करेंगे। और कैसी समानता स्थापित करेंगे? प्रतिष्ठा और अवसर की, प्रतिष्ठा व अवसर की समता या समानता स्थापित करेंगे। ये सरकार या राज्य का उद्देश्य हो गया। तीसरी चीज हम क्या स्थापित करेंगे? स्वतंत्रता। माफ कीजिएगा, ये लिखने के क्रम में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, मैं इसको फिर से क्लियर कर दे रहा हूं। उद्देशिका का अगर आप अध्ययन करते हैं तो स्वतंत्रता पहले आ जाती है। तो स्वतंत्रता, राज्य के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता देंगे। कौन कौन सी स्वतंत्रता देंगे? तो उद्देशिका पढ़ते हैं तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो क्या है? तीसरा हम क्या उपलब्ध कराएंगे? समता या समानता। और कैसी समता या समानता होगी? प्रतिष्ठा और अवसर की समता या समानता होगी। प्रतिष्ठा व अवसर की समता और समानता सुनिश्चित किया जाएगा भारत के सभी नागरिकों के लिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग मेरे साथ साथ लिख रहे होंगे और इनको सभी लोग आप लिखते चलिए। इसीलिए शुरुआती क्लास है, मैं बिल्कुल कम और लो स्पीड के साथ चल रहा हूं। आप अपने नोट्स को साथ साथ बनाते रहिए। मैं आपको लिखने का भी पूरा अवसर दे रहा हूं, पूरा समय दे रहा हूं। पॉइंट नंबर डी, मेरे पास यहां नीचे जगह नहीं है, मैं एरो बना के ऊपर ले जाकर के यहां पे लिख देता हूं कि क्या मिलेगा हमें? न्याय मिल गया, स्वतंत्रता मिल गया, समता मिल गया और चौथा मिलेगा बंधुता या फ्रैटर्निटी। और कैसी बंधुता? राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली। राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए बंधुता कैसी होनी चाहिए? जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करे। तो अब एक बार आप पूरी प्रस्तावना को पढ़िए तो आपको पता चलेगा हम भारत के लोग, मैं फिर से एक बार प्रस्तावना की पूरी भाषा पढ़ रहा हूं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उनमें राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज एतद द्वारा
26 नवंबर 1949 को इस संविधान सभा में इस संविधान को अधिनियमित करते हैं, अंगीकृत करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। ये बच्चों आपके संविधान की प्रस्तावना की जो पूरी लैंग्वेज है, जो पूरा उसका टेक्स्ट है, वो इस प्रकार से है। और जब आप प्रस्तावना पढ़ते हैं तो आपको प्रस्तावना के तत्वों के रूप में इन 4 चीजों का पता चलता है। नंबर 1, भारत में समस्त शक्तियों का स्रोत भारत की जनता है। नंबर 2, संविधान के लागू किए जाने की तारीख पता चलती है। नंबर 3, आपको भारत में राज्य व्यवस्था का स्वरूप पता चलता है, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट पता चलता है। और नंबर 4, आपको राज्य व्यवस्था का उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव पता चलता है। उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव पता चलता है कि भारत की सरकार का उद्देश्य क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा। तो हम न्याय की स्थापना करेंगे, स्वतंत्रता की स्थापना करेंगे, समता की स्थापना करेंगे और बंधुता की स्थापना करेंगे। न्याय कैसा होगा? जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी मामलों में न्याय दे। स्वतंत्रता कैसी होगी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होगी। प्रतिष्ठा और अवसर की समता होगी और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज हम संविधान सभा में इस संविधान को अधिनियमित करते हैं। अधिनियमित करने का मतलब बनाना, अंगीकृत करते हैं, स्वीकार करते हैं और आत्मार्पित करते हैं, स्वयं को अर्पित करते हैं। ये हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना का मूल टेक्स्ट है। क्लियर है इतनी बात? तो आगे बढ़ा जाए। आइए, आगे हम लोग प्रस्तावना में वर्णित शब्दावलियों को थोड़ा देखते हैं कि ये जो शब्द आए हैं प्रस्तावना की शब्दावली, ये जो शब्द आए हैं इन शब्दों का मतलब क्या है? आखिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होने का मतलब क्या है? तो प्रस्तावना की शब्दावली की शुरुआत करते हैं और जिसमें हम सबसे पहले जिस शब्द को डिफाइन करेंगे उस शब्द का नाम है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या संप्रभु या संप्रभुता, तीनों शब्द एक ही मीनिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इंग्लिश में इन तीनों के लिए एक ही शब्द है, उसको कहते हैं सॉवरेनिटी। क्या कहते हैं? सॉवरेनिटी। आइए समझते हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है। देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द जो है ये राज्य की जो व्यवस्था है कि सरकार किस तरह से निर्णय लेगी, निर्णय लेने में सरकार की शक्ति के आधार पर इसको परिभाषित किया जाता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि जो राज्य होगा या जो भारत का स्टेट है वो किसी भी आंतरिक या बाहरी दबाव से मुक्त होगा। क्या होगा? किसी भी आंतरिक या बाहरी दबाव से मुक्त होगा। राज्य किसी भी मामले में अपने निर्णय के लिए किसी भी आंतरिक दबाव में नहीं आएगा और किसी भी बाहरी दबाव में नहीं आएगा। यह संप्रभुता होने का सबसे आसान मतलब है कि जो भारत की सरकार है, भारत का जो राज्य है, वो किसी भी आंतरिक या बाह्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के दबाव में कोई भी निर्णय नहीं लेगा। देखिए बच्चों, राज्य व्यवस्था के स्वरूप के आधार पर, राज्य व्यवस्था के निर्णय की शक्ति के आधार पर राज्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार हुआ करते हैं इसके। देखिए कौन कौन से। सबसे पहला होता है उपनिवेश। क्या होता है? उपनिवेश।
दूसरा होता है डोमेनियन, डोमिनियन, और तीसरा होता है स्वतंत्र या संप्रभु। इसके लिए दोनों शब्द यूज कर सकते हैं यहां पर हम लोग। देखिए क्या होता है, उपनिवेश होने का मतलब है, उपनिवेश होने का मतलब क्या है कि आप आंतरिक व बाह्य, बाहरी भी लिख सकते हैं, मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है। निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है। अगर ऐसी स्थिति है तो आप एक उपनिवेश हैं। इंग्लिश में इसको कहा जाता है कॉलोनी। आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों में किसी में भी निर्णय लेने के लिए आप स्वतंत्र नहीं हैं। इसका सबसे सटीक उदाहरण हम खुद हैं, और हम कब के हैं? 15 अगस्त 1945 से पहले का भारत। 15 अगस्त 1945 से पहले का भारत जो हमारा देश है, यह उपनिवेश का सबसे सटीक उदाहरण है। या ऐसा कह सकते हैं 4 जुलाई 1776 में स्वतंत्र होने से पहले का अमेरिका, या 14 अगस्त 1947 से पहले पाकिस्तान, क्योंकि ये सारे देश इस नियत तिथि को, इस नियत तारीख को स्वतंत्र हुए हैं। इसलिए अगर उपनिवेश की अगर साधारण परिभाषा पूछी जाए तो ऐसे देश जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं होते, उनको क्या कहा जाता है? उपनिवेश कहा जाता है। उदाहरण है 15 अगस्त 1947 से पहले भारत। तो आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर निर्णय लेगा कौन? भाई अगर ये निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है तो निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी? निर्णय लेने की जो शक्ति होगी वो किसके पास होगी? मातृदेश के पास होगी। कौन से देश के पास? मातृदेश। और मातृदेश का मतलब है जिस देश ने आपको अपना उपनिवेश बनाया है। जैसे भारत के मामले में ब्रिटेन या इंग्लैंड, जिस देश ने आपको उपनिवेश बनाया है, आपके बारे में निर्णय लेने की समस्त शक्ति किसके अंदर होगी? मातृदेश के अंतर्गत होगी। जैसे भारत के मामले में अगर बात करेंगे तो ब्रिटेन के पास भारत के संदर्भ में निर्णय लेने की समस्त शक्ति मौजूद हुआ करती थी। आइए डोमिनियन को समझते हैं। डोमिनियन क्या होता है? देखिए, डोमिनियन का मतलब साधारण है कि जो आंतरिक मामले हैं, आंतरिक मामलों में आपको स्वतंत्र कर दिया गया, लेकिन कुछ बाहरी मामलों में अभी भी निर्णय की शक्ति आपके पास नहीं होना। कुछ बाहरी मामलों में निर्णय की शक्ति न होना, निर्णय लेने की शक्ति न होना, कुछ बाहरी मामलों में निर्णय लेने की शक्ति न होना, यह होता है डोमिनियन। इसका भी उदाहरण मैं आपको अभी बताऊंगा कौन है। हम स्वयं हैं, लेकिन कब हैं मैं यहां लिख दे रहा हूं। एग्जाम्पल इसका है 15 अगस्त के बाद व 26 जनवरी के बीच जो हमारी स्थिति थी वो किस रूप में थी? डोमिनियन के रूप में थी। 15 अगस्त को हम स्वतंत्र हो गए,
ब्रिटेन ने हमको भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा स्वतंत्र कर दिया, लेकिन जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था हमारे पास कुछ मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं थी। जब हमने अपना संविधान लागू कर दिया तो हम अंतिम रूप से अपने समस्त मामलों में निर्णय लेने के लिए क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। इसलिए डोमिनियन का भी बहुत अच्छा उदाहरण हम स्वयं हैं। 15 अगस्त के बाद और 26 जनवरी से पहले के बीच जो भारत की स्थिति है वो क्या है, एक डोमिनियन की स्थिति है। और तीसरा और अंतिम जो पॉइंट है वो क्या है, संप्रभु है। तो